हेलो बच्चों, आ गए हैं अपने अगली क्लास में और एक इम्पॉर्टेंट नियम के बारे में जानेंगे। कृष्णिका विकिरण में हमने वीन विस्थापन नियम के बारे में पढ़ा और इसके बारे में जानकारी ली। अब बिल्कुल इसी में एक नियम आएगा कि अगर कोई वस्तु काली है, यानी वस्तु में या कोई मतलब ब्लैक बॉडी है, तो यह उसके पास जितनी भी विकिरण ऊर्जा है उसको उत्सर्जित कैसे करती है। यानी किसी वस्तु के, काली वस्तु के, कितनी काली वस्तु है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक। तो यह जो विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करती है, इसका क्या नियम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये नियम जो है, इसका नाम लिख देते हैं। ये दरअसल है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, है ना। इसको अब लिखते हैं हिंदी में स्टेफान बोल्ट्जमान नियम। स्टेफन बोल्ट्जमान नियम, ठीक। अब इस नियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, हो गया, ओके। अंग्रेजी में लिख देते हैं इसका नाम स्टीफन्स बोल्ट जेड, है ना, मन लॉ। लॉ रिलेटेड टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कृष्णिका के उत्सर्जित विकिरण का नियम, ठीक। क्या लिख देते हैं, कृष्णिका के उत्सर्जित विकिरण का नियम, ठीक। अब यहाँ पर एक होता है कृष्णिका, एक होता है आदर्श कृष्णिका, यानी बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यानी सिर्फ ब्लैक बॉडी। तो दो बातों पर ये नियम काम करेगा। एक मैं लिखूंगा इधर, एक लिखूंगा इधर, ठीक। एक है आदर्श कृष्णिका, ठीक, यानी परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और एक है सिर्फ कृष्णिका। अब इसका भी फर्क समझेंगे कि साहब ये चीज़ क्या है, यानी केवल ब्लैक बॉडी, ठीक। आदर्श कृष्णिका यानी वह काली वस्तु, वह बॉडी जो अपना संपूर्ण विकिरण उत्सर्जित करती है। यानी इसके पास जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी इसके पास विकिरण ऊर्जा है, ये उसको सारी को उत्सर्जित कर सकती है, ठीक। अब यह अपनी विकिरण ऊर्जा का कुछ अंश, अंश को बोलेंगे ई। क्या बोलेंगे अंश को, इसको ई को, इसे बोलते हैं एमिसिविटी। एमिसिविटी इसे बोलते हैं उत्सर्जकता, ठीक। कुछ अंश इसके बारे में बताएंगे, उत्सर्जित करती है, ठीक। अभी जो ई आगे देखो यहाँ पे, अब इसको लिख देंगे साहब ई। क्या बता दिया तुमने, कह रहा साहब ई है उत्सर्जकता। उत्सर्जकता अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एमिसिविटी, ठीक। इसका मान, ई का मान क्या हुआ, यहाँ लिखते हैं 0 से 1 तक। 0 से 1 तक इसका मान कुछ भी
हो सकता है। अगर इसका मान 1 कर दूं मैं तो ये हो जाएगी आदर्श कृष्णिका, यानी यहाँ ई का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, जैसे मैंने कहा कि मेरी जेब में 100 रुपये हैं, मैं आपको आधे रुपए दे दूंगा। ठीक, तो मैं कितने रुपए दे दूंगा आपको, मैं दूंगा आपको 0.5 गुना 100। 0.5 क्या है, हिस्सा, अंश। तो इसका मतलब हो गया कि 0.5 है, यही है वो जो ई की जगह पे लगा हुआ है। ठीक, तो कुल विकिरण ऊर्जा का कितना हिस्सा, तो हिस्सा कैसे लगाया गया, दशमलव लगा के लगा दिया गया। 0.5 मतलब आधा हिस्सा। फिर अगर मैं यहाँ कह दूँ कि साहब मैं तो आपको बस 0.25 दूंगा, तो मैं कितने रुपए दूंगा आपको बताओ, मैं दूंगा आपको 25 रुपये। मैंने कहा सर मैं तो आपको पूरे ही 100 रुपये दे दूंगा, तो यहाँ 1 लगा दूंगा मैं। इसका मतलब ये हो गया कि यह परसेंट पार्ट है, प्रतिशत हिस्सा है या सिर्फ हिस्सा है। तो ऐसे 0 से 1 तक लिख सकते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया मामला कि भाई आदर्श कृष्णिका क्या है और सिर्फ कृष्णिका क्या है, यानी ब्लैक बॉडी क्या है और परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है। और इसमें जो एमिसिविटी है, उत्सर्जकता है, वह वस्तु के पास जो विकिरण ऊर्जा है उसका कितना हिस्सा वह उत्सर्जित कर सकती है, ये वो हिस्सा है बस। ठीक है, यानी बात बिल्कुल सरल हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है साहब नियम क्या है। ठीक, तो नियम आते हैं कि किसी वस्तु में, मान लीजिए कोई वस्तु, यहां लिखते हैं किसी भी आकार की वस्तु, और यहां लिखते हैं कोई भी पदार्थ, मतलब कोई भी पदार्थ हो, किसी भी आकार की वस्तु हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब इस बात से है कि यह वस्तु काली वस्तु की तरह काम कर रही है या नहीं कर रही, भले ही इसका रंग लाल हो, पीला हो, सफ़ेद हो, कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, यही है कि देखने में काली हो। ठीक, यह इस नियम के अनुसार काली वस्तु ही मानी जाएगी। ठीक, अब किसी भी आकार की कोई वस्तु है, मान लीजिए यह है किसी भी आकार की वस्तु। ठीक, तो यहाँ से मान लीजिए चारों तरफ को विकिरण ऊर्जा ये पहुँचा रही है, ऐसे यह है विकिरण ऊर्जा चारों तरफ को। ठीक, तो ये हो गया विकिरण। ठीक, तो विकिरण ऊर्जा की दर इस वस्तु से उत्सर्जित है ना, तो क्या लिख दें, वस्तु से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर, यानी शक्ति। ऊर्जा की दर का मतलब पावर। ठीक, कितनी होती है, इसे क्या माने हम, dQ/dt, H, कोई भी इसका प्रतीक लगा दें हम। ठीक, H के पदों में लिख सकते हैं इसको, है ना, हीट पावर जैसे बोलते हैं ना, H को हीट पावर, है ना। तो ये कितनी होती है, कह रहा जी ये उतनी ही होगी जितना इसका एरिया है, जितना ज़्यादा एरिया है ये उतनी ही होगी, लेकिन समानुपाती होगी, पूरी तरह एरिया पर निर्भर नहीं कर सकती एनर्जी। तो क्या हो गया, इसे कहते हैं ए को, क्या हो गया, ए वस्तु के पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वस्तु के पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन सा है, ये देखो, ये मान लीजिए गोलाकार वस्तु है सपोज करिए, तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे आगे चलेंगे, ये होता है 4πr², ये तुम जानते हो। अब इसके बाद कह रहा जी यही होगा तापमान की पावर 4 के समानुपाती भी। यहाँ T क्या है,
वस्तु का परम ताप। परम ताप किस में ले जाता है बताओ? ये ले जाता है केल्विन में। ठीक, वस्तु का परम ताप है। अब ये बात तो सीधी हो गई। कह रहा है इन दोनों बातों को मिलाओ। अब इन दोनों बातों को मिलाओ तो कह रहा फिर H हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा At4। ये हो जाएगा काली वस्तु के लिए आदर्श कृष्णिका के लिए, यानी वह वस्तु जो संपूर्ण विकिरण को उत्सर्जित करती है उसके लिए। कह रहा जी अगर ऊष्मा का अंश हो या ऊर्जा का अंश हो, ऊष्मा ऊर्जा दोनों एक शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे, हालांकि ऊष्मा ऊर्जा अलग अलग चीज़ है और ये इसके का जो रहस्य है उसे ऊष्मा क्यों कह रहे हैं, ऊर्जा को कह रहे हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये पूरी तरह काली वस्तु के लिए हो गया, यानी ये बात हो गई आदर्श कृष्णिका के लिए, आदर्श कृष्णिका के लिए। ठीक, अब इसको मॉडिफाई कर दिया, यहीं पे कर देंगे, देखो इसको मॉडिफाई। H इसको लिख दिया E सिग्मा At4। E होगी क्या, ये हो गई उत्सर्जकता, यानी अगर कोई वस्तु अपना कुछ अंश उत्सर्जित करती है, अपने विकिरण ऊर्जा का कोई हिस्सा उत्सर्जित करती है, पूरी तरह नहीं करती, तो E का मान 1 से कम होगा। ठीक, तो यानी कहीं कहीं पे मान लीजिए उत्सर्जकता दे रखी है तो यहाँ लगा देना इस सूत्र में। अगर मान लीजिए उत्सर्जकता की बात ही नहीं की तो इसका मतलब फिर यही बात सही है, इसी को लगा देना। ठीक, ये क्या है ध्यान रखना, विकिरण ऊर्जा की दर है, ये H है। तो H क्या है, ऊष्मीय शक्ति या विकिरण ऊर्जा शक्ति ऐसे कह सकते हैं, या विकिरण शक्ति कह सकते हैं इसको। ठीक, चलिए आगे थोड़ा और देखते हैं। तो नियम बन गया भाई, ये वाला लगा लें या ये वाला लगा लें, डोंट मैटर। तो ये फाइनल नियम लॉ हो गया, पूरी तरह काली या आदर्श कृष्णिका के लिए इसमें E का मान 1 रख देंगे, बात खत्म, ये बन गया। अब इसी को लिख लेते हैं एक बार। तो हमने लिख दिया साहब, जो पावर है विकिरण ऊर्जा की, जो दर है वो है E सिग्मा At4। अब यहाँ पे जो सिग्मा आया है साहब, अब इसको लिखते हैं। कहते हैं साहब ये स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम का, या स्टीफन बोल्ट्जमैन का, स्टीफन है ना, टी बनाओ, ठीक है, ये नियतांक है। कह रहा है इसे स्टीफन नियतांक भी कह सकते हैं। क्या नाम कह सकते हैं इसका, इसे कह सकते हैं स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन नियतांक भी इसको तुम कह सकते हो। मान कितना है इसका, कह रहा है 5.57 गुना 10 की घात -8, ये इसका मान है। और इसका मात्रक जो है तुम्हें यहीं से बनाना है। देखो ये जो मात्रक है ये किसका मात्रक है, ये वॉट है, ये वॉट है, क्योंकि ये ऊर्जा बटे समय है, ऊर्जा की दर है। और ये मीटर स्क्वायर है, तो ये देखो ये मीटर स्क्वायर भी लग गया एरिया। ठीक, और ये तापमान है तो ये K-4 लग गया। अगर ये बन गया लो, ये इसका मात्रक भी लग गया। ठीक, अब इसके मान को एक बार चेक कर देते हैं। जो हमने लिखा 5.67 है ना, देखो यही तो है ना याद करने की बात, 5.67। ठीक कर दिया, ओके। मात्रक से क्या निकाल सकते हो, कह रहे जी मात्रक से हम इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया बात है। इस मात्रक से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए वॉट है, सपोज करिए ये वॉट है मान लीजिए, तो वॉट क्या है, जूल प्रति सेकंड, यानी ऊर्जा बटे समय। तो पहले वॉट लिख देता हूँ। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा होती है mL2T-2 बटे समय। ये देखो ये ऊर्जा हो गई, ऊर्जा बटे समय ये हो गई। मीटर स्क्वायर कह रहा जी ये L स्क्वायर हो गया। ठीक, K4 कह रहा इसको थीटा लिख देते हैं, तापमान को थीटा लिख के और इसकी पावर जो है -4 कर देते हैं। ठीक, तो ये देखो ये बन गई विमा।
तापमान को के केल्विन या के भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं विमा में, लेकिन तापमान को थीटा लिखते हैं तो थीटा में लिख दो। ठीक, ज्योति तीव्रता को भी थीटा लिख देते हैं, टी नहीं लिखते तापमान को, तो के लिखना है के लिख दो। ठीक, तो ये बन गई विमा। इस विमा में देखो ये जो पावर है यहाँ पहुँच जाएगी, ये बन गई -3, ये हो गया। देखो ये जो L है, देखो ये L, इस L की पावर 2 और 2 4 हो जाएंगी। ये लो, यहाँ से हटा दो इसको, ये लो। ठीक, तो ये बन गया, देखो ये हो गया तैयार, ये बन गया। देखो सूत्र, इसे मिला के लिख दो, थीटा -4, तो तैयार हो गया विमीय सूत्र। ठीक, ml² है ना, ml² में a की पावर -2 होनी चाहिए थी, जो नीचे आएगी। हाँ देखो यहाँ कुछ गलती हुई है, ठीक करते हैं, फिर से लगाते हैं इसको, क्योंकि गलती हो गई इसमें तो गलत बन जाएगा और तुम लोग जो है ना इसी को याद कर लोगे, ऐसी गलती हो जाती है कई बार। तो लिखो ml² t -2 बटे t, ये हो गया वॉट का। ये देखो पावर -2 है, तो ये हो गया L की पावर -2। अब ठीक चलेगा, देखो ये हो गया थीटा की पावर -4। देखो अब ठीक हो रहा है, तो ये -2 + 2 ये कट रहा है, देखो ये रहा, ये गया। ठीक, t की पावर -3 कर दूंगा यहाँ पे, ये लो, अब आ गया। देखो अब ठीक हो गया, देखो ये लो, अब ठीक से चेक करो इसको, ये हो गया। देखो थीटा की पावर ऐसे -4, ये हो गया। अब फाइनल है। ठीक, ओके डन। तो कुल मिला के विमीय सूत्र भी निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब सारी बातें फाइनल हो गई भाई। सिग्मा जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक है, या स्टीफन नियतांक है, सूत्र ये रहा। अब मैं इस ऊर्जा के रहस्य पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, ठीक है। चलो शाबाश, आ जाओ। अब देखो बात क्या है, मान लीजिए ये सूर्य है, सपोज सूर्य से विकिरण उत्सर्जित होता है चारों दिशाओं में, सभी तरफ, चारों तरफ सूर्य से विकिरण उत्सर्जित होता है। मान लीजिए ये विकिरण जो है उत्सर्जित होता है, विकिरण ऊर्जा, और ये विकिरण ऊर्जा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचती है, और ये मान लीजिए पृथ्वी है। ऐसे उदाहरण लेके समझा देते हैं एक बार। ये मान लीजिए पृथ्वी है। अब ये विकिरण ऊर्जा जो है सूर्य से आती है, पृथ्वी को जाती है, और मान के चलिए कि ये विकिरण ऊर्जा यहाँ से आ रही है H, ऐसे ऐसे H जो है आगे बढ़ रहा है, यानी हर सेकंड में इतनी ऊर्जा आ रही है, और यही वो H है, विकिरण ऊर्जा ऐसे है। अब सवाल ये उठता है कि साहब इसको तापमान की जो बात कर रहे हैं, ये तापमान कौन सा है? कह रहा जी ये तो उस वस्तु का है, उसकी सतह का तापमान है जहाँ से ये चीज़ या ये ऊर्जा आ रही है। तो यानी सूर्य की सतह का तापमान T है, सूर्य की सतह का तापमान T है। ओके, ये देखो, ओके। और इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, मान ले सूर्य को मान ले कि वह गोलाकार है, तो ये उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो ये वस्तु का ताप हो गया। अब मान लीजिए कोई वस्तु इसे रिसीव करती है, तो वह वस्तु भी इससे गर्म होती है। तो क्या यह ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक ऊष्मा की अवस्था में आई? क्या H जो है ऊष्मा की अवस्था में है? सवाल ये उठेगा कि साहब यहाँ से गर्मी आ रही है, यहाँ को गर्मी आ रही है, तो ये इसका उत्तर है नहीं। यानी सूर्य से गर्मी नहीं आती। तो सूर्य से क्या आता है? कह रहा साहब सूर्य से विकिरण आता है, और विकिरण क्या है? विकिरण है वैद्युत चुंबकीय तरंग।
वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग की फॉर्म में आती है ये ऊर्जा। तो ये जिस वस्तु पर पड़ती है, जिस वस्तु पर ये पड़ती है, तो उस वस्तु के अणुओं को, परमाणुओं को, नाभिकों को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को किसी ना किसी रूप में यह ऊर्जा मिलती है। ठीक, अब वो कई कई रूपों में बदलती है। कहीं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कहीं परमाणुओं की कंपन ऊर्जा बढ़ जाती है। कह रहा इसकी वजह से क्या होता है कि कुल मिलाकर वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। यानी वस्तुओं के अंदर अगर गति बढ़ती है, परमाणुओं की गति बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ती है, तो क्या होता है, उसका तापमान बढ़ जाता है। अब यहाँ सवाल आता है साहब विकिरण ऊर्जा को लेने की प्रवृत्ति किस में है। भाई मान लीजिए ये विकिरण ऊर्जा आई और पृथ्वी पे आ गई और पृथ्वी गर्म हो रही है ना, तो इस ऊर्जा को लेने की प्रवृत्ति किस में है। तो कह रहा जी इस ऊर्जा को लेने की प्रवृत्ति, विकिरण ऊर्जा को लेने की प्रवृत्ति नाभिक में है। अब तक की खोज बता रही है कि साहब नाभिक ही इस ऊर्जा को स्वीकार करता है। तो कारण बताइए ऐसा क्यों होता है। कह रहा जी नाभिक से ही ये ऊर्जा आती है, नाभिक को ये ऊर्जा जाती है। यानी सूर्य में नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, सूर्य में नाभिकीय अभिक्रिया होती है जिसके कारण यह पैदा होती है। कह रहा इस अभिक्रिया का नाम बता दो। इस अभिक्रिया का नाम है संलयन। नाभिक में संलयन होता है सूर्य में, तो नाभिक मिलते हैं, ऊर्जा निकलती है, वह पहुंचती है, पृथ्वी को आती है। पृथ्वी में परमाणुओं के नाभिकों में यह ऊर्जा घुस जाती है और परमाणु उत्तेजित हो जाते हैं, उनमें गति बढ़ जाती है, जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है। कुल मिलाकर यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नहीं है, यह विकिरण के रूप में है, जो नाभिक से नाभिक को जाती है। तो कुल मिला के बात सीधी समझ में आ गई है। चलिए आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए वस्तुएं दो तरीके से ऊर्जा यानी विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित करती हैं। यहाँ पे एक है निर्वात में उत्सर्जित विकिरण, एक है वायुमंडल में उत्सर्जित विकिरण। अब यहाँ पर जब निर्वात में कोई वस्तु विकिरण को उत्सर्जित करती है, ठीक, तब देखते हैं कह ये वस्तु है मान लीजिए निर्वात में, और इसे हम मान लेते हैं कि साहब ये सूर्य है और सूर्य की सतह का ताप T है, T केल्विन। तो यहाँ से विकिरण की जो दर होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ से विकिरण की दर होगी सिग्मा A T4। अगर सूर्य को पूर्ण रूप से काला मान लिया जाए और अगर न माना जाए तो क्या होगा, HE ये होगा साहब, सीधा नियम है। क्योंकि सूर्य को कहीं से भी विकिरण प्राप्त नहीं हो रहा है, सूर्य सिर्फ विकिरण को दे रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि केवल उत्सर्जन होगा। तो क्या लिख दिया, केवल उत्सर्जन। इस बात को समझेंगे साहब, ये तो उत्सर्जित ही करेगा, ये किसी से लेगा थोड़ी। निर्वात में और कोई है ही नहीं जो उसे दे देगा उष्मा, ये मान लिया हमने, ऐसा कर लिया, निर्वात में केवल सूर्य है। अब इसके बाद कह रहा जी यहाँ पे कोई वस्तु मान लीजिए ठंडी हो रही है वायुमंडल में, तो ये हो गई वस्तु, इसका ताप हो गया T1, और ये T2 जो है ये हो गया वायु
मंडल का ताप। अब यहाँ पर ये वस्तु T1 ताप पर विकिरण दे रही है। ये जो विकिरण दे रही है ये है सिग्मा E A T14। लेकिन वायुमंडल से ये विकिरण ले भी रही है, क्योंकि वायुमंडल में जो अणु हैं, परमाणु हैं, वायु के कण हैं, है ना, वो इसको ऊर्जा दे भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह वायुमंडल से ले भी रही है ऊष्मा। वायुमंडल से कितनी ले रही है? कह रहा है ले रही है E सिग्मा A T24। ठीक, तो ये क्या है? देखो ये वाली जो चीज है ये है उत्सर्जित विकिरण, है ना, और ये क्या है? ये है अवशोषित। भाई वायुमंडल से लेगी भी तो विकिरण। तो कुल मिला के ये वस्तु कितना विकिरण दे रही है, यानी किस दर से विकिरण ऊर्जा को फेंक रही है, उत्सर्जित कर रही है। तो इस ऊर्जा से इससे फेंक रही है, दे रही है, उत्सर्जित कर रही है, इससे ले भी रही है। कह रहा है यहाँ पे उत्सर्जन की जो दर है वह कितनी हो जाएगी? तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो, तो यहाँ लिख देंगे H सिग्मा E लगा के लिखते हैं सिग्मा A T14 माइनस T24, यानी ये कुल मिला के उत्सर्जन की नेट दर है। ये हो गई उत्सर्जन की नेट दर, क्योंकि कुछ अवशोषण है, कुछ, यानी अगर कोई वस्तु वायुमंडल में ठंडी हो रही है, मान के चलिए, ठीक, तो वायुमंडल का ताप काम करेगा और उस वस्तु का ताप, दोनों काम करेंगे। अब कोई वस्तु यदि निर्वात में ठंडी हो रही है या उसमें से ऊष्मा निकल रही है, मान लीजिए ठंडी ना भी हो रही हो, उसमें से ऊष्मा निकल रही है, तो ये फार्मूला काम करेगा। तो कुल मिलाकर अगर वायुमंडल में लगाएंगे या किसी माध्यम में लगाएंगे, माध्यम कोई भी हो, तो ये फार्मूला लगेगा। और अगर बिना माध्यम के लगाएंगे तो केवल वस्तु का ही ताप लगेगा, माध्यम वहाँ है ही नहीं। तो कुल मिला के इन दोनों सूत्रों का ध्यान रखें। पूर्णतया काली वस्तु के लिए, ठीक, पूर्णतया काली वस्तु के लिए इस E का मान, ये जो E है, E है, ये भी E है, देखो सेम चीज़ है ये, इसको E लिख देते हैं। कई बार कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये क्या बना दिया आपने, ये देखिए, पूरी तरह काली वस्तु के लिए, आदर्श कृष्णिका के लिए इस E का मान 1 रहता है, बाकी प्रश्न में, सवाल में दिया होता है। चलिए आगे यात्रा करते हैं, थोड़ी सी आगे देखते हैं क्या मामला है। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो है बने होंगे धीरे धीरे, कुछ चीज़ें जो है धीरे धीरे ठीक हो रही होंगी। मैं कुछ और रंगों के मार्कर ढूंढ रहा हूँ, या आ गए कुछ रंगीन मार्कर, है ना। और पानी यार ख़त्म हो गया, पानी लेना भूल गया मैं। एक घूंट भी नहीं मिली पूरी तरह है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब दोनों आपने समझ लिए, अब इन दोनों पर कोई न्यूमेरिकल लगा के देखते हैं, छोटा मोटा, ठीक है। चलिए अब सवाल लिख देता हूं तुम लोगों के लिए, सवाल करो, उदाहरण लिखो। उदाहरण, ठीक, एक लोहे का घन जिसकी प्रत्येक भुजा 0.01 मीटर लंबी है
तापमान T1 बराबर 200 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल में रखा गया, जहां वायुमंडल का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है तथा लोहे की उत्सर्जकता E बराबर 0.7 है। ठीक, तो विकिरण ऊर्जा उत्सर्जन की दर ज्ञात करो। ठीक, स्टीफन नियतांक जो है सिग्मा, ये मालूम है, ये होता है 5.67 10⁻⁻8। ये देखो ये मान है। ठीक, तो ठंडा हो रहा है लोहा, लेकिन तापमान कितना बताया उसका, जिस समय पूछा गया उस समय पर 200। पर्यावरण को जाएगी ऊष्मा, तो उसका तापमान कितना है वायुमंडल का, 40। ई का मान कितना है, 0.7। बाकी सब चीज़ें हैं, तो क्या लिखते हैं, H या डेल्टा H भी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। H या डेल्टा H, जब दो तापमान होते हैं तो डेल्टा H भी लिख देते हैं। ठीक, तो ये हो गया E सिग्मा A और T14 माइनस T24, ये आ गया। देखो सूत्र लगा देते हैं। E 0.7 है, स्टीफन 5.67 10⁻⁻8 है। एरिया घन है, घन, तो घन का एरिया कितना होता है, 6 फेस होते हैं घन में, 1 2 3 4 5 6, तो ये होता है 6L², है ना। तो हम लिख देंगे 6, और प्रत्येक भुजा कितने की है, 0.01 मीटर की, तो गुना 0.01 और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल। तापमान केल्विन में लगेगा, ये कितना हो गया, 273 और 200, ये हो गया 473 की पावर 4, ये कितना है 40, तो 273 और 40, 273 और 40 कितना हो जाएगा, 273 और 40 बताओ, 273 और 40, तो 3 7 और 4 11, ये हो गया 313, तो 313 लगा दो की पावर 4। ठीक, अभी जो चीज़ है ये क्या है, ये होती है वाट, क्योंकि हमने बताया कि साहब ये ऊष्मीय शक्ति होती है, तो वाट में लगेगी ये। ठीक, ओके, डन। कंफर्म कर लो सवाल को। ठीक, अब जैसे मैंने कहा घन, तो घन के बजाय क्या हो सकता है, बेलन हो सकता है, गोला हो सकता है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करें कि साहब वस्तु किस तरह की हो सकती है, मतलब जिसका क्षेत्रफल गिवन हो, दिया हुआ हो, वो तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल जो है निकालना पड़े, ठीक, तो गोले का कितना होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं वस्तु, यहाँ लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल, क्योंकि सारा क्षेत्रफल अगर लिया गया है तो, ठीक, यानी पूरा क्षेत्रफल कवर किया गया है। तो यहाँ ले लेते हैं गोला, ठीक, तो कितना होता है 4πr²। यहाँ लिखते हैं बेलन, ठीक, अब बेलन को थोड़ा बना के देखो कितना होगा, देखो ये लंबाई L और ये त्रिज्या R, तो कितना होता है कुल 2πrl + 2πr², ये बन जाएगा। क्योंकि बेलन में 2 वृत्त भी होते हैं देखो, और एक इसका वक्र का जो क्षेत्रफल होता है, वक्राकार, वो भी होता है पृष्ठ का।
ठीक। अब इसके बाद शंकु कोई भी ले सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। शंकु का कितना होता है, कह रहा ये शंकु इस तरीके से होता है, ये एल होता है, ये आर होता है। तो कितना बन जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एल क्या है, तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई। तो जिसका भी सवाल कहीं भी सवाल में उलझाना चाहे और हम क्षेत्रफल पे अटक गए तो बड़ी दिक्कत होती, बड़ा दुख होता। फिर यार क्षेत्रफल भी याद नहीं आया मुझे यार। तो इसलिए इन क्षेत्रफलों को थोड़ा सा ठीक से ध्यान से रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला बनाएंगे। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त विकिरण ऊर्जा की दर, यानी किस दर से सूर्य से पृथ्वी को विकिरण ऊर्जा प्राप्त हो रही है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, सूर्य बना लेते हैं पहले। तो ये बना लिया सूर्य, ये है सूर्य। Ts सूर्य की सतह का ताप, और ये Rs सूर्य की त्रिज्या। तो यहाँ से विकिरण जो है साहब चलते चलते पृथ्वी को पहुँचेगा। ठीक, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी माने, आर अर्थ ऐसे मान लेते हैं पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी के ताप की आवश्यकता यहाँ पे है ही नहीं, ठीक, क्योंकि पृथ्वी की ऊष्मा उसको थोड़ी जा रही है वापस। ठीक, ये आ गई पृथ्वी की त्रिज्या। और साहब कितनी दूरी पर है, कह रहा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ये है आर। इसे कहते हैं कक्षा की त्रिज्या, यानी जिस कक्षा में पृथ्वी घूम रही है उस कक्षा की ये त्रिज्या है चारों तरफ। तो सूर्य से जो विकिरण ऊर्जा निकलेगी उसका कुछ हिस्सा पृथ्वी को प्राप्त होगा। ठीक, अब वो हिस्सा कितना प्राप्त होगा, कह रहे साहब इस छोटे से क्षेत्रफल वाला हिस्सा ही प्राप्त होगा इसको। देखो ये वाला छोटा क्षेत्रफल है, ये वाला यही प्राप्त होगा इसको ऐसे। ठीक, यानी जितने एरिया में या जितने क्षेत्रफल में ये कवर करेगी इतना ही प्राप्त होगा बस। बाकी जो सूर्य से विकिरण निकल रहा है वो तो सभी दिशाओं में निकल रहा है, वो इसको प्राप्त नहीं होगा। तो कुल मिला के सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा को पहले इस पूरे क्षेत्रफल पे बांट देंगे। ये जो आर है ना, इस पूरे गोले पे बांट देंगे। ठीक, क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। उसके बाद जितना क्षेत्रफल पृथ्वी के पृष्ठ का बनेगा उससे गुणा कर देंगे। ठीक, तो कुल मिला के तैयार हो गया मामला। तो यहाँ पर देखते हैं सूर्य से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर। सूर्य से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर। ठीक, ये कितनी हो गई, कह रहा साहब इसको मान लो H सूर्य, HS सन मान लो, और ये हो गई E सिग्मा A सूर्य T सूर्य 4, सूर्य के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसी में आगे चलो कि यदि यह ऊर्जा पृथ्वी की कक्षा के गोले पर फैल जाती है तो पृथ्वी की कक्षा के गोलीय पृष्ठ पर ऊर्जा, ठीक, कितना, इसे मान लेते हैं
एच ई पृथ्वी की कक्षा पर है, छोटा एच ई मान लिया इसको, तो इस पूरी ऊर्जा को सिग्मा ई सिग्मा ए एस टी एस 4 को 4πr² पे फैला देते हैं, क्योंकि r क्या था, पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या थी। अब पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा दर, तो इसे लिख देते हैं एच ई। अब कितने क्षेत्रफल पे मिलेगी पृथ्वी को, तो लिख देते हैं ई सिग्मा ए एस टी एस 4 और 4πr², और पृथ्वी का क्षेत्रफल πr² क्योंकि जब भी कोई ऊर्जा आएगी यूँ, ठीक, और ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट पे जो पड़ेगा एक वृत्त पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ आप एक गोले को देखते हो, अपनी तरफ से मेरी तरफ गोले को देखते हो, तो आपको एक वृत्त दिखाई देगा, सीधे एक वृत्त पे पड़ेगी। हालांकि पृथ्वी भी एक गोला है, लेकिन पृथ्वी के सारे पृष्ठ पे नहीं आ रही है ये ऊर्जा। ये पृथ्वी है मान लीजिए, और ये सूर्य है। तो बात तो समझ गए होंगे कि साहब ये चीज़ के सामने पड़ने वाली चीज़ ये व्रत है, तो व्रत लगाया, यानी पहले सूर्य से चलने वाली ऊर्जा को इस आर पर बांट दिया, ये आर है, ये पूरा आर का गोला है, ये बना दिया। देखो ये ऊर्जा चली, 1 सेकंड में चली गई ऊर्जा, है ना, ये समझ रहे होंगे, पावर है, और इसे इस पे बांट दिया। उसके बाद कितने क्षेत्रफल पे गिरी, जैसा पृथ्वी पे गिरी इतने आ गई। तो कुल मिलाकर पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा की दर जो है वो ये है, ठीक। अब इसमें इसके सूत्र को तैयार कर देते हैं, देखो आगे हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को बना देते हैं। देखो पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा दर है ना, या ऊर्जा दर है ना, तो एच ई माना उसको, ये ई सिग्मा सूर्य के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, सूर्य गोला है 4πr² साहब ये हो गया। सूर्य का तापमान कह रहा जी ये हो गया, ये लो, ठीक। पृथ्वी का πre² हो गया, और जिस गोले पर फैली है चारों तरफ कक्षा वाला गोला है जो, ये 4πr² हो गया, ठीक। अब इसमें जो चीज़ें कट रही हैं उन्हें काट दो, देखो ये 4π कटेगा, ठीक। तो कुल मिला के इस 4π को हटा दो, ये लो, ये ब्रैकेट भी हटा दो, ये लो, ठीक। तो ये तैयार हो गया फॉर्मूला तुम्हारा। तो ये फॉर्मूला है, मिला के यहाँ लिख दो ई सिग्मा, ठीक। पास कर दो इसको TS4, इसको भी पास कर दो πre², ठीक। इसको सुंदर कर दो, को यहाँ से छोटा कर दो, ठीक। इस एच ई को यहाँ लिख दो, ठीक। इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में अपनी डायरी में लिख दो, शाबाश, डन हो गया। तो उदाहरण किस पे लिया, सूर्य पृथ्वी पे लिया, लेकिन लागू है सभी पर, ठीक। अब हम अपनी किताब को पढ़ के, पाठ्य पुस्तक को पढ़ के इस टॉपिक को फाइनल कर देते हैं, और देखते हैं कि साहब इसमें अन्य जानकारियाँ क्या हैं, NCERT यानी पाठ्य पुस्तक क्या कहती है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। उदाहरण दिया है एक, जो कि बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, इसको समझ लेना है। मैं पढ़ देता हूँ, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये दिया है, हम अपने शरीर से उत्सर्जित ऊष्मा की गणना करें, अपने शरीर से उत्सर्जित ऊष्मा की गणना करें। मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर का पृष्ठ का क्षेत्रफल
1.9 वर्ग मीटर है तथा कमरे का ताप 22 डिग्री सेल्सियस है। जैसा कि हम जानते हैं शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, त्वचा का ताप 20 डिग्री है। विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जकता 0.97 मान लें। उदाहरण के लिए ऊष्मा उत्सर्जन की जो दर आ रही है हमारी, वो आ रही है 66.4 वाट। ठीक, पेज नंबर 306 और बिल्कुल नीचे इस तरफ ये दिया हुआ है, जरूर पढ़ें इसको। ठीक है, एक बार इसमें वैल्यू डाल कर देखें, होमवर्क जरूर करें। ठीक, अब इसके बाद आएगा अगला टॉपिक हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक, और इसके बाद है न्यूटन का शीतलन नियम। यानी बस छोटी सी बात रह गई है, लेकिन न्यूटन का शीतलन नियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगली क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म कर लेते हैं, फिर इसके सवाल किताब से न्यूमेरिकल वगैरह जो भी है शुरू कर देंगे। ओके, डन। हेलो।